समर्पण क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साप्ताहिक टेस्ट 1 जो आपके 9 तारीख को यानी 9 अप्रैल को जो हमारा पेपर हुआ, उसका सॉल्यूशन हम आपको ऑनलाइन माध्यम से प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसका पहला प्रश्न आपके सामने है कि विजय स्तंभ जो है किस किले में स्थित है। तो आपको ऐसे ही प्रश्न पेपर में बीएसटीसी और पीटीटी के लिए देखने को मिलेंगे। विजय स्तंभ की बात करें या कीर्ति स्तंभ की बात करें, वह आपके चित्तौड़गढ़ जिले में और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर स्थित हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, बटनेर का जो किला है निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। यानी आपको उस जिले का नाम बताना है जहां बटनेर का किला हो। दोस्तों आपको मैं बता दूं कि बटनेर का जो किला है वह हनुमानगढ़ जिले में है। यह जो बटनेर का किला है इस पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बटनेर के किले में कौन से जो हैं आक्रमण हुए हैं, क्योंकि सर्वाधिक देशी आक्रमण तारागढ़ अजमेर वाले में और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण आपके बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ वाले में हुए हैं। तो यहाँ तक की बात हो चुकी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कटारगढ़ किस किले का भाग है। अब कटारगढ़ के दो प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न तो आपके सामने है और दूसरा प्रश्न क्या आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक बुलंदी पर, सर्वाधिक सीधी पहाड़ी पर बना हुआ दुर्ग कौन सा है। तो वो है आपका कटारगढ़। और इसी कटारगढ़ की बुलंदी के बारे में अबुल फजल कहते हैं कि बाकी जो दुर्ग हैं वो इतनी ऊंचाई पर नहीं है। कटारगढ़ इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है कि इसको देखने पर व्यक्ति के सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। यह दुर्ग आपके कुंभलगढ़ दुर्ग का भाग है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो सर्वोच्च दुर्ग है वो आपका कटारगढ़ कहलाता है। कटारगढ़ को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। तो ये प्रश्न आपके कटारगढ़ के बारे में पूछ सकता है। अगला प्रश्न है कि किस दुर्ग को बोरासवाड़ा दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है टोडगढ़। टोडगढ़ जो दुर्ग है दोस्तों, यह दुर्ग अजमेर के अंदर ब्यावर में स्थित है, जिसे अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है। आपसे पूछे कि राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया दुर्ग कौन सा है, तो वो है आपके टोडगढ़। इस दुर्ग को बोरासवाड़ा दुर्ग के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि बोरासवाड़ा गांव ब्यावर में ये पड़ता है, तो इसे बोरासवाड़ा दुर्ग भी कहने लग गए। कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि लोहागढ़ जो दुर्ग है किस जिले में या कहाँ स्थित हैं। तो लोहागढ़ जो दुर्ग है उसके बारे में जो प्रश्न आता है वो क्या आता है कि किस श्रेणी का दुर्ग है। तो राजस्थान में जब मैंने ऑफलाइन बैच में पढ़ाया था तो उस समय आपको बताया था कि जो पारीक श्रेणी के दुर्ग होते हैं, यानी ऐसे दुर्ग जिनके आसपास खाई होती हैं, वे दुर्ग राजस्थान में दो हैं और दोनों ही भरतपुर जिले में हैं। किस जिले में हैं? भरतपुर जिले में है। पहला तो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर में है और दूसरा जो दुर्ग है उसका नाम है डीग भरतपुर। यानी डीग के जो दुर्ग हैं और लोहागढ़ जो दुर्ग हैं किस श्रेणी के हैं? वो पारीक श्रेणी के दुर्ग हैं। जो शुक्र नीति है उसमें बताया गया है कि ऐसे दुर्ग जो खाई के आसपास स्थित हो वे पारीक दुर्ग कहलाते हैं। और राजस्थान के दोनों दुर्ग मैं आपको बता चुका हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? जलदुर्ग गागरोन जो हैं किस जगह स्थित हैं। तो गागरोन जो आपका दुर्ग है वह झालावाड़ जिले में स्थित है। और यह जो दुर्ग है आहू और कालीसिंध कौन सी दो नदियों के संगम पर हैं? आहू और जो कालीसिंध नदियां हैं उन दोनों नदियों के संगम पर जो दुर्ग हैं वो कौन सा है? आपके गागरोन हैं। और इसके बारे में एक और तथ्य आपको जान लेना चाहिए, वो क्या है कि गागरोन जो दुर्ग हैं राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग हैं। क्या है? राजस्थान का जो सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है वो आपका गागरोन है। तो यहाँ से 3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला, गागरोन कहाँ है? झालावाड़ जिले में है। दूसरा, आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर है। तीसरा, सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग कौन सा है राजस्थान में? तो गागरोन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? किस किले के लिए यह कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद हैं। बख्तरबंद का मतलब होता है कि इसने कुछ ओढ़ रखा है, इसके ऊपर कुछ जो है कपड़े, जैसे अपन बख्तर का मतलब होता है कि कवच के जो कवच धारण करते हैं वो आपका बख्तर कहलाता है। तो ऐसा
जो किला राजस्थान में जिसके बख्तरबंद हैं, जिसके ऊपर कवच हैं, वो कौन है आपके? वो है रणथंभौर का किला। कौन सा है? रणथंभौर का किला। और अबुल फजल ने इसी के बारे में कहा है कि ये 7 पहाड़ियों से ढका हुआ है और 7 अंडाकार जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ी से ढका होने के कारण बाहर से ये दिखाई नहीं देता है, यानी इसने कुछ ओढ़ रखा है, बख्तरबंद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके रणथंभौर। अगला जो प्रश्न है वो है कि तारागढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया? अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से तारागढ़ के बारे में बात की जा रही है। राजस्थान में 2 तारागढ़ हैं, एक तो तारागढ़ आपके बूंदी में है, दूसरा तारागढ़ आपके अजमेर में है। तो ये अजमेर वाले की बात कर रहा है। तो अजमेर का जो तारागढ़ दुर्ग है वो 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो है कि नाहरगढ़ जो दुर्ग हैं वो किस जिले में आता है? नाहरगढ़, इसके अलावा आमेर का दुर्ग और इसके अलावा आपके जयगढ़, तीनों जो दुर्ग हैं वो आपके जयपुर जिले में है। किस जिले में? जयपुर जिले में है। नाहरगढ़ दुर्ग क्यों प्रसिद्ध हैं? तो नाहरगढ़ दुर्ग इसलिए प्रसिद्ध हैं क्योंकि नाहरगढ़ के अंदर एक समान 9 महल, एक भांति यानी एक प्रकार के 9 महल बने हुए हैं। वो सवाई माधो सिंह ने अपनी 9 पासवान रानियों के लिए बनाए हैं। तो ये डिटेल्स जो हैं छोटी छोटी आपके पेपर में एज ए टीज प्रश्न के रूप में बनकर आ जाती हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल से जुड़िएगा और समर्पण के ऑफलाइन बैच में आकर आप अपने जो सामान्य ज्ञान का नॉलेज है वो स्तर बढ़ा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छे प्रकार से जो है हम ऑफलाइन बेच पर पीटीटी और बीएसटीसी की क्लासेज इस समय जो है लगवा रहे हैं और काफ़ी अच्छा इम्प्रूव आपको एक ही क्लास में देखने को मिल जाएगा। तो जुड़िए संस्थान से और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? चंबल और बामनी जो नदी हैं, इस नदी के संगम पर राजस्थान का कौन सा दुर्ग है? और चारों दुर्ग मैंने आपको ऑप्शन में दिए हैं। राजस्थान में 4 ही जल दुर्ग की श्रेणी वाले दुर्ग हैं। पहला है आपके शेरगढ़। शेरगढ़ जो दुर्ग है दोस्तों, यह परवन नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी के किनारे हैं? परवन नदी के किनारे हैं। अगला जो दुर्ग है चित्तौड़। चित्तौड़ दुर्ग आपके गंभीरी और बेड़च नदी के किनारे हैं। कौन सी नदी? गंभीरी नदी और बेड़च नदी के किनारे। गागरोन दुर्ग का मैं आपको बता चुका हूँ, आहू और कालीसिंध नदियों के संगम पर है। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बेसरोडगढ़ दुर्ग। बेसरोडगढ़ जो दुर्ग हैं वो चंबल और बामनी नदी के संगम पर हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जल दुर्ग का यदि प्रश्न आता है तो वह मेरे गलत नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब हम इतिहास के प्रश्न देखते हैं। इतिहास के प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न हमारा है कि नैणसीरी ख्यात जो ग्रंथ हैं उस ग्रंथ में गुहिलों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया गया है? अब नैणसीरी ख्यात के आपके 2 प्रश्न आते हैं। एक तो आते हैं गुहिल वंश की कितनी शाखाएं हैं, और जो मंडोर के राठौड़ वंश हैं उस राठौड़ वंश की कितनी शाखाएं जो हैं आपके बताई गई हैं। तो आपके गुहिलों की जो शाखाएं हैं वो 24 शाखाएं बताई गई हैं नैणसी की ख्यात में, और आपके जो दूसरा वंश है उसकी 26 शाखाएं बताई गई हैं। कितनी? 26। जब भी बात गुहिल वंश की हो तो आपको 24 शाखाएं बताई गई हैं। अगला जो प्रश्न है वो क्या है कि बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? आप सबने मेवाड़ का इतिहास पढ़ा, वहाँ आपको पता था कि बप्पा रावल वो शख्स थे जिन्होंने आपके गुहिल वंश की स्थापना की। मुख्य रूप से इसके संस्थापक नहीं रहे, परंतु स्थापना करने का मतलब ये है कि मुख्य व्यक्ति थे जिन्होंने इस वंश को आगे बढ़ाया और एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। तो कौन है? कालभोज। कालभोज जो है बप्पा रावल का मूल नाम था। बप्पा रावल उनकी उपाधि थी। अगला प्रश्न आता है कि गुहिल वंश का प्रथम शासक, प्रथम प्रतापी शासक कौन था? ये प्रश्न आपके काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। वो कौन है आपके? बप्पा रावल। मैं आपको बता चुका हूँ, हारित ऋषि के ये शिष्य थे। इन्होंने एकलिंग जी का मंदिर जो है आपके उदयपुर में बनवाया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से काल क्रमानुसार कौन से जो शासक हैं चित्तौड़ के वो सही हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके तीसरा, जैत्र सिंह जो हैं
भूताला का युद्ध इन्होंने लड़ा। इनके बाद जो है तेज सिंह शासक बने और लास्ट में समर सिंह शासक बने, जिनके पुत्र रावल रतन सिंह थे और उनके एक और पुत्र कुंभकर्ण थे। तो कुंभकर्ण जो थे समर सिंह के ऐसे पुत्र थे जिन्होंने नेपाल के अंदर जाकर गुहिल वंश की स्थापना की। और रावल रतन सिंह को आप सब जानते हैं, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के साथ युद्ध किया और वीर गति को प्राप्त हुए। और समर सिंह जो हैं इनके पुत्र रावल रतन सिंह रावल शाखा के अंतिम शासक थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तीसरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि अलाउद्दीन खिलजी और रावल रतन सिंह, जैसा कि मैंने आपको बताया था इनके मध्य युद्ध हुआ था, तो वह युद्ध कब हुआ? जिस युद्ध में रावल रतन सिंह केसरिया हुए और उनकी पत्नी रानी पद्मिनी जो हैं उन्होंने जौहर किया, तो वह युद्ध कब हुआ? तो यह युद्ध जो है 1303 ईस्वी में हुआ था। तो आपको याद रखना है, जिसे आप मेवाड़ के प्रथम शाक्य के नाम से भी जानते हो। अगला प्रश्न है कि गोरा बादल ने किसकी रक्षा की थी? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि गोरा बादल जो हैं वो रावल रतन सिंह के सेनापति थे, जिन्होंने रावल रतन सिंह की पत्नी कौन? रानी पद्मिनी, इनकी रक्षा की थी। तो यह आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है? रावल शाखा के अंतिम शासक कौन है? मैं आपको बता चुका हूं कौन है, रावल रतन सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब रावल रतन सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई है? तो यह संज्ञा राणा हमीर को दी गई है। आप जब ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ोगे हमारे, तो आपको पता चलेगा कि ये जो प्रश्न है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पेपर में देखने को मिलते हैं। ऐसे ही प्रश्न आपको बीएसटीसी पीटीटी के एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं, नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना किसने की? मैंने आपको बताया है अभी कि रावल रतन सिंह के भाई थे कुंभकर्ण। क्या थे? कुंभकर्ण। उन्होंने नेपाल में गुहिल वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न देखते हैं जो इतिहास का अंतिम प्रश्न है, वो क्या है कि मेवाड़ के किस शासक के समय जावर जो खान है उदयपुर में, वह चांदी की खान, वह किसके टाइम पे शुरू हुई उसमें खनन? तो क्या प्रश्न है कि जावर खान में चांदी का खनन किस मेवाड़ शासक के टाइम पे हुआ? तो वो शासक कौन थे? राणा लक्ष्य सिंह या राणा लाखा। और इन्हीं के पुत्र ने मेवाड़ के भीष्म होने की प्रतिज्ञा की थी, यानी कि हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के साथ हुआ। और इनके जो पुत्र हैं उन्होंने किस किस जो है उपाधि धारण की? तो मेवाड़ के भीष्म की उपाधि इन्होंने धारण की, इनके पुत्र ने। तो इनके समय जावर खान जो है वह निकली थी। तो ये प्रश्न हो चुके हैं हमारे राजस्थान के इतिहास के। अब हम बढ़ते हैं आपके भूगोल के प्रश्नों की तरफ। भूगोल का प्रथम प्रश्न है कि राजस्थान के आंतरिक जिले कितने हैं? राजस्थान के जो आंतरिक जिले का मतलब क्या होता है कि राजस्थान के अंदर की तरफ ऐसे जिले जो किसे टच नहीं होते, जो किसी भी राज्य से सीमा नहीं बनाते, उनके साथ टच में नहीं हैं। तो अंदर वाले 8 ऐसे जिले हैं। कितने? 8 ऐसे जिले हैं जो आंतरिक हैं, जो किसी से भी टच नहीं होते हैं। और 25 ऐसे जिले हैं जो बाह्य जिले हैं, जो पाकिस्तान या भारत के किसी राज्य के साथ सीमा बनाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आंतरिक जिले पूछे तो 8 हैं और बाह्य जिले पूछे तो कितने हैं? 25 हैं। उसके बाद भूगोल का अगला प्रश्न देखते हैं। भूगोल का जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है कि राज्य की सीमा जो है किस राज्य के साथ सबसे कम लगती है? हमारा जो राज्य है राजस्थान, इसकी सीमा किस राज्य के साथ सबसे कम लगती है? तो जब भी सीमाओं का प्रश्न आए, सबसे कम और सबसे ज़्यादा पूछें, तो 2 बातें आपको याद रखनी है। एक तो आपकी जो पंजाब है इसके साथ सबसे कम सीमा लगती हैं। कितनी? 89 किलोमीटर। कितनी है? 89 किलोमीटर। और दूसरा प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक सीमा किसके साथ लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है। और कितने किलोमीटर लगती हैं? 1600 किलोमीटर की सीमा जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक दूसरे के साथ लगती हैं। तो 2 ही प्रश्न आपसे यहाँ पूछेगा। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर पंजाब है, जिसकी सीमा 89 किलोमीटर की लगती है राजस्थान के साथ और सबसे कम सीमा लगती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? राज्य की जो सर्वोच्च चोटी है वो आपके गुरु शिखर हैं, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। कितनी है? 1722 मीटर है। इस
पहाड़ी पर इस चोटी पर एक आपके मंदिर बना हुआ है, वो है दत्तात्रेय का मंदिर। और उस दत्तात्रेय के मंदिर की ऊंचाई 5 मीटर और है। तो 5 मीटर और जोड़ने के बाद यदि आपसे पूछे कि गुरु शिखर की उस मंदिर सहित ऊंचाई कितनी है, तो 1727 मीटर। कितनी है? 1727 मीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा? बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है और ऐसे जो प्रश्न हैं वो आपको आना चाहिए। संतों का शिखर कहने वाले कौन थे? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने गुरु शिखर को देखकर ये कहा कि ये तो संत, जहाँ संत महात्मा मुनि रहते हो, ऐसा शिखर मुझे लगता है। तो संतों का शिखर कौन है? गुरु शिखर हैं। अगला प्रश्न भूगोल का देखते हैं और ये जो प्रश्न है इसका उल्टा, यानी कि इसका जो प्रश्न है इसी का अपोजिट प्रश्न आपके बीएसटीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या प्रश्न है कि क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमने यहाँ सबसे बड़ा पूछा है और सबसे छोटा वाला प्रश्न आपसे बीएसटीसी के एग्जाम में पूछ लिया है। तो सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा जिला है। और सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर है। तो आपको ये दोनों प्रश्न पता होना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सेवण और जो धामण घास हैं राजस्थान के किस क्षेत्र की घासें हैं? तो राजस्थान के जो पश्चिमी क्षेत्र की घासें हैं वो सेवण, धामण, करड़, ये तीनों घासें आपके पश्चिमी क्षेत्र की हैं। और ये जो लाठी सीरीज हैं आपके जैसलमेर में मोहनगढ़ से लेकर पोखरण तक जो भूमिगत मीठे जल की पट्टी है वहाँ पाई जाती हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेवण धामण घास लाठी सीरीज के पास उगती हैं, दुधारू पशुओं के लिए काफ़ी लाभदायक होती हैं, पश्चिमी राजस्थान में हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। 4 चोटियों की मैं आपको ऊंचाई बताऊंगा और वो ऊंचाई आपको एग्जैक्टली पेपर में देखने को मिलेगी। सबसे पहली ऊंचाई है 1722 मीटर, ये गुरु शिखर की है। 1442 मीटर जो है आपके ये ऊंचाई दिलवाड़ा की। 1380 मीटर आपके अचलगढ़ की। और 1597 मीटर आपके किसकी ऊंचाई है? आपके वो शेरगढ़ जो चोटी है या शेर जो चोटी है इसकी ऊंचाई है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1597 मीटर। उसके बाद हम बात करते हैं अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। तो अर्धचंद्राकार यानी आधे चंद्रमा के समान आकृति बनाने वाले बालू का स्तूप कौन से हैं? बरखान बालू का स्तूप है। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप और सीप बालू का स्तूप एक ही चीज़ है। जो अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप होते हैं वो पवनानुवर्ती होते हैं, यानी जिस दिशा में हवा चलती है उसी दिशा में बनते हैं और उन्हीं को सीप भी कहा जाता है। यानी कि सीप या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप, रेत के टीले एक ही बात हैं। और अर्धचंद्राकार आकृति में जो रेत के टीले बनते हैं उन्हें बरखान कहा जाता है। हवा के विरुद्ध जो आपके रेत के टीले बनते हैं उन्हें हम अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लाठी सीरीज किस जिले में है? हम आपको बता चुके हैं कि लाठी सीरीज मोहनगढ़ से लेकर पोखरण जैसलमेर के मध्य है, जो भूमिगत मीठे जल की पट्टी है, जहां सेवण, धामण, करड़ घास उगती हैं, जो दुधारू पक्षियों के लिए प्रोटीन युक्त घास होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? जैसलमेर हो जाएगा। और भूगोल का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। भूगोल का अंतिम प्रश्न क्या है? मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो जब भी वर्षा रेखा का प्रश्न आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्षा रेखा के 2 ही प्रश्न बन सकते हैं। कौन कौन सा? तो पहला तो ये है कि राजस्थान को, यह आपका जो राजस्थान है, इस राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? तो वो है आपके 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन सी है? 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। परंतु जो पश्चिमी राजस्थान है, जो मरुस्थल है, उसको 2 भागों में बांटने वाली जो वर्षा रेखा है वो कौन सी है? तो वो है आपके 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा।